इश्क में मेरे रब्बा, तुझसे प्यार न करता तो आँखों में नींदे न दिल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने संजय दत्त की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और अगर उस समय शायद ये फिल्म ना बनती तो आज संजय दत्त की जिंदगी कुछ और ही होती। ये फिल्म उनकी जिंदगी के ऊपर लगा हुआ वो काला धब्बा है जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा। ये संजय दत्त के लिए इतनी मनहूस फिल्म रही कि इसके बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो सोचना तक नहीं चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1997 में आई फिल्म सनम के बारे में। तो आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में कि अगर संजय दत्त उस समय ये फिल्म छोड़ देते तो 90 के दशक में शायद उनकी गिनती शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान से भी ऊपर की जाने लगती। सनम साल 1997 में आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और इसमें हमें लीड पेयर के तौर पर विवेक मोसरन और मनीषा कोइराला नजर आए थे। और संजय दत्त इसमें हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे, जहां फिल्म का एक गाना उनके ऊपर फिल्माया गया था और उनके कुछ सीन रखे गए थे। इन तीनों के अलावा इसमें हमें शक्ति कपूर, अनुपम खेर, कादर खान, गुलशन ग्रोवर, असरानी, रज्जाक खान, दलीप ताहल और हरीश पटेल नजर आए थे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 9 मई 1997 को, लेकिन एक्चुअली में ये फिल्म लगभग 4 साल डिलेड फिल्म थी, जो वैसे तो 1993 में ही बनकर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसको रिलीज होने में 4 साल का समय लग गया। तो ये फिल्म 4 साल डिले क्यों हुई, इसके बारे में भी आगे डिटेल से बात करेंगे। फिल्म का डायरेक्शन किया था अजीज सेजवाल ने, जो इसके पहले इलाका, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, अधर्म, शतरंज, आंदोलन जैसी फिल्में बना चुके थे। और आगे चलकर उन्होंने छुपा रुस्तम और चलो इसके लड़ाई जैसी फिल्में भी बनाई थीं। सनम की कहानी लिखी थी यूनुस सजावल ने, स्क्रीन प्ले लिखा था राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने और डायलॉग्स लिखे थे अनीस बाजमी ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था समीर हिंगोरा और हनीफ कडावाला ने मैग्नम फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले। और म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे। एक्चुअली फिल्म का म्यूजिक एल्बम 1997 नहीं 1993 में ही रिलीज कर दिया गया था। हालांकि ये फिल्म इसके म्यूजिक एल्बम के रिलीज होने के लगभग 4 साल बाद 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म के गाने थे आंखों में नींदे ना दिल में करार, इश्क में मेरे रब्बा, खुदा करे मोहब्बत में, कल तक जो मैंने ना, मैंने कल एक सपना देखा, कसम से कसम खाके कहो, रक्स में है सारा जहां, धक धक दिल घबराए सजना और सनम का नाम आए। जिनमें से उस समय फिल्म के 2 गाने आंखों में नींदे ना दिल में करार और इश्क में मेरे रब्बा, ये गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। उस समय रेडियो पर सिबा का गीत माला के नाम से एक प्रोग्राम भी आया करता था और ये दोनों ही गाने सिबा का गीत माला की लिस्ट में शामिल थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और आवाजें थीं कुमार सानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत भट्टाचार्य, पंकज उदास, साधना सरगम, अमित कुमार और विनोद राठौड़ की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए। और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 1 करोड़ 73 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया। और फिल्म सनम 1997 में आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको सिनेमा घरों में लगभग 90 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 19,93,000 लोग आए थे। और 1997 में ये पैसे कमाने के मामले में बहुत पीछे 48वें नंबर पर रही थी। 1997 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी बॉर्डर, दूसरे नंबर पर थी दिल तो पागल है, तीसरे नंबर पर थी इश्क, चौथे पर थी परदेश और 5वें नंबर पर थी जिद्दी। फिल्म सनम को IMDb पर 3.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली फिल्म सनम एक लगभग 4 से 5 साल डिलेड फिल्म थी, जिसका मुहूर्त शॉट साल 1992 में रखा गया था। यहाँ तक कि 1992 में ही इसकी ऑडियो कैसेट को भी रिलीज कर दिया गया था और ये फिल्म उस समय 1993 या 94 में रिलीज होने वाली थी। और लगभग 1993 की जनवरी-फरवरी के आसपास ये फिल्म 70 से 80% तक बनकर कंप्लीट हो गई थी। लेकिन 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में फिल्म के प्रोड्यूसर्स समीर हिंगोरा और हनीफ कडावाला के साथ में इसमें नजर आने वाले संजय दत्त का नाम भी सामने आया और ये फिल्म डिले होती चली गई। एक्चुअली उस समय 1993 में मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके पूरे के पूरे तार फिल्म सनम से जुड़े हुए थे। ये बात कुछ ऐसी है कि इसके प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कडावाला का वीडियो कैसेट्स का बिजनेस था और आगे चलकर इन दोनों ने मैग्नम फिल्म्स इंटरनेशनल के नाम से अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली, जिसके बैनर तले ये फिल्में प्रोड्यूस भी करने लगे थे। यहाँ तक कि समीर हिंगोरा तो आगे चलकर इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन के ट्रेजरर भी रहे थे। उस समय दिसंबर 1992 में मुंबई में कम्युनल राइट्स का भी बहुत ज्यादा खतरा होने लगा था।
उस समय संजय दत्त के पिता सुनील दत्त भी एक पॉलिटिशियन थे और उनके घर पर उन्हें कई धमकी भरे कॉल आने लगे थे। तो संजय दत्त ने उस समय इसको देखते हुए अपने लिए सिक्योरिटी भी मांगी और उन्हें सिक्योरिटी मिली भी, लेकिन ये उस लेवल की नहीं मिल पाई। तो इसके बाद संजय दत्त के दिमाग में ये ख्याल आया कि चलो सिक्योरिटी तो ठीक है, उन्हें खुद अपने परिवार की हिफाजत के लिए कोई कदम जरूर उठाना होगा। और ये लगभग वही समय था जब संजय दत्त समीर और हनीफ की फिल्म सनम में काम कर रहे थे। तो सीन की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद में आए दिन फिल्म के सेट पर संजय दत्त और समीर और हनीफ मिलकर बातें किया करते थे। तो ऐसे ही बातों बातों में संजय दत्त ने अपनी ये पूरी बात समीर और हनीफ को बताई। तो उस समय समीर और हनीफ ने संजय दत्त से कहा कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो उनके लिए तुरंत एक ऑटोमेटिक बंदूक का बंदोबस्त कर देंगे। और उस समय संजय दत्त ने भी इसके लिए हामी भर दी। संजय दत्त ने बताया कि इसके बाद वो उस बात को लगभग भूल ही चुके थे। और एक दिन समीर और हनीफ एक वैन में अपने एक साथी के साथ में संजय दत्त के घर पर आए और उन्हें ये बंदूकें दी। और संजय दत्त ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि इसमें एक नहीं तीन बंदूकें थीं, कुछ गोला बारूद थे और कुछ बम भी रखे हुए थे। उन्होंने संजय दत्त को अपने घर से एक कपड़ा लाने के लिए बोला और इन बंदूकों और असला बारूद को इसमें लपेटकर उन्हें दे दिया। हालांकि संजय दत्त ने उनसे कहा कि उन्हें ये 3 बंदूकें नहीं, उन्हें केवल एक बंदूक चाहिए है। तो हनीफ ने उस समय उनसे कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वो ये सामान रख लें, बाद में वो 2 बंदूकें उनसे वापस ले लेंगे। तो संजय दत्त ने उस समय ये सारा सामान अपने घर पर ही रख दिया और अपनी और बाकी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गए। संजय दत्त ने बताया कि उस समय वो आतिश और जय विक्रांता जैसी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा ही ये बात चल रही थी कि उनके घर पर यह सामान रखा हुआ है और कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। उस समय संजय दत्त ने कई बार समीर और हनीफ को फोन करके बोला कि वो ये सामान ले जाएं, उन्हें ये नहीं चाहिए है। लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद भी समीर और हनीफ उनके घर पर ये बंदूकें वापस लेने के लिए कभी आए ही नहीं। यहाँ तक कि इसको लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए संजय दत्त ने अपने सेक्रेटरी को ये तक बोल दिया कि फिल्म सनम की शूटिंग के लिए अगर कोई भी कॉल आए तो उसको मना कर दें, वो इसके लिए शूटिंग अभी नहीं करेंगे। एक्चुअली उस समय संजय दत्त को ये लग रहा था कि अगर वो फिल्म की शूटिंग में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो शायद समीर और हनीफ वापस आकर उनसे ये बंदूकें ले लेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और उस समय संजय दत्त जब जयपुर में अपनी फिल्म जय विक्रांता की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें खबर मिली कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। और संजय दत्त बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके घर पर ये बंदूकें और ये असला बारूद रखा हुआ है और कहीं ना कहीं वो भी इसमें फंस सकते हैं। इसके बाद संजय दत्त ने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे बताया कि उनके घर पर यह सामान रखा हुआ है और उसे जाकर वो तुरंत नष्ट कर दे। तो उसने ऐसा ही किया और संजय दत्त उस समय अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग के लिए तुरंत मॉरिशस चले गए। हालांकि संजय दत्त जब फिल्म आतिश की शूटिंग मॉरिशस में कर रहे थे, तब उन्हें यह खबर पता चली कि समीर और हनीफ को मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में अरेस्ट किया गया है। और ये सुनते ही संजय दत्त के बिल्कुल पसीने छूट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों उनका नाम भी घसीटेंगे। और उस समय हुआ भी कुछ ऐसा ही। समीर और हनीफ ने संजय दत्त का नाम लिया और संजय दत्त जब मॉरिशस से आतिश की शूटिंग करने के बाद में वापस लौट रहे थे, तो उस समय उनकी फ्लाइट की पूरी डिटेल सुनील दत्त ने पुलिस वालों को दी और संजय दत्त को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस समय समीर और हनीफ के साथ ही साथ संजय दत्त को भी कोर्ट ने सजा सुनाई और उन्हें इस बीच कई बार जेल भी जाना पड़ा। और उस समय संजय दत्त एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जेल की सजा के बाद में कई फिल्मों से उन्हें बाहर कर दिया गया। और कुछ फिल्में जिनकी वो आधे से ज्यादा शूटिंग कर चुके थे, वो फिल्में भी अब डिले होने लगीं। और उनकी फिल्म सनम भी डिले हो गई और आगे चलकर ये साल 1997 में रिलीज हुई। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म सनम में संजय दत्त का ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, वो तो इसमें बस एक एक्सटेंडेड कैमियो में बस नजर आए थे। लेकिन अगर फिल्म सनम ना बनती तो संजय दत्त समीर और हनीफ से ना मिलते और शायद इस केस में भी उनका नाम नहीं आता और आज शायद संजय दत्त की जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन किस्मत में जो है होता वही है। फिल्म सनम में संजय दत्त के ऊपर एक गाना भी फिल्माया गया था। ये गाना था कल मैंने एक सपना देखा, जिस गाने में उस समय की बॉलीवुड की लगभग सारी ही टॉप एक्ट्रेसेस के नाम आए थे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब 1992 में इसकी ऑडियो कैसेट रिलीज की गई थी, तब उस समय इस गाने में कई पुरानी एक्ट्रेसेस के नाम थे, जैसे श्रीदेवी, सोनम, किमी काटकर, मीनाक्षी शेषाद्री, डिम्पल कपाड़िया। ये सारी एक्ट्रेसेस जो उस टाइम पर पॉपुलर थीं। और उस समय इस गाने को गाया था अमित कुमार ने। लेकिन फाइनली जब ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई, तब उस समय इस गाने को थोड़ी नया लुक देने के लिए इसमें नई एक्ट्रेसेस के नाम भी शामिल किए गए, जिनमें शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और उर्मिला मातोंडकर जैसी कई एक्ट्रेसेस के नाम शामिल थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले इस गाने की कुछ लाइनें थीं, मेरा दिल है कितना पागल, करता है बस डिम्पल डिम्पल। लेकिन बाद में जब 1997 में इस गाने को दोबारा से रिकॉर्ड किया गया, तब इसमें डिम्पल कपाड़िया की जगह पर उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना का नाम रखा गया और गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हो गए, मेरा दिल है कितना पागल, करता है बस ट्विंकल ट्विंकल।
और 1997 में इस गाने को गाया था रूप कुमार राठौड़ ने और ये दोनों ही गाने यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इन गानों को सुन सकते हैं। इन दोनों ही गानों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस समय फिल्म सनम विवेक मोशरन और मनीषा कोइराला के द्वारा साइन की गई बहुत ही स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक थी। एक्चुअली विवेक मोशरन और मनीषा कोइराला इन दोनों ने ही फिल्म सौदागर से अपना डेब्यू किया था और इसमें इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया और इसके बाद आगे चलकर 3 से 4 फिल्मों में ये दोनों हमें एक साथ नजर आए। तो सौदागर के बाद में इन दोनों की साथ में आई ये फिल्में थी फर्स्ट लव लेटर, इंसानियत के देवता और आखिरी फिल्म थी सनम। उस समय फिल्म जब रिलीज होने के लिए तैयार थी तब इसका प्रमोशन संजय दत्त के नाम पर किया जा रहा था। उस समय जहां जहां भी फिल्म की होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे उनमें संजय दत्त की फोटो काफी बड़ी लगी हुई थी, जिस बात को लेकर संजय दत्त काफी अपसेट भी थे कि वो इसमें लीड रोल नहीं निभा रहे हैं, फिर भी उनकी फोटो इतनी बड़ी लगाई गई है। तो कुछ इस तरह से संजय दत्त के नाम पर इसको प्रमोट किया जा रहा था और जब लोगों ने ये फिल्म सिनेमा घर में जाकर देखी तो पता चला कि आधी फिल्म निकल जाने के बाद तो संजय दत्त की एंट्री होती है, वो भी मात्र 10 से 15 मिनट के लिए। फिल्म की स्टोरी में भी कुछ खास दम नहीं था और फिल्म के क्लाइमैक्स में जहां पर विवेक मोशरन हमें फाइट करते हुए नजर आते हैं, एक्चुअली वो फाइट वाले सीन भी उनके ऊपर अच्छे से शूट नहीं हो रहे थे। उनकी जगह पर अगर कोई और दमदार एक्टर होता तो शायद फिल्म उस समय चल भी जाती। इतना ही नहीं, फिल्म के सीन देखते टाइम पर इसमें काफी अंतर भी नजर आता है। जैसे इसके कई सीन तो 1992 और 93 में शूट किए गए थे और कई सीन 1996 और 97 में फिल्माए गए थे। तो ओवरऑल फिल्म सनम सिनेमा घरों में बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसको हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म के कई सीन कमलस्तान स्टूडियो और फिल्म सिटी में फिल्माए गए हैं। एक्चुअली सनम के नाम से पहले रामानंद सागर भी 1983 में एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, जिसमें पहले तो वो दिलीप कुमार और मिथुन चक्रवर्ती के अलावा राखी गुलजार को भी साइन कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। आगे चलकर 1985 में उन्होंने एक बार फिर से राज बब्बर और स्मिता पाटिल के साथ में इसको बनाने का प्लान किया, लेकिन उस समय किसी रीजन की वजह से ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और बाद में सनम टाइटल के नाम से ये फिल्म बनी थी। फिल्म सनम के दोनों ही प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कडावाला में से साल 2001 में हनीफ कडावाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनके साथ ही समीर को कई सालों के लिए जेल हुई और बाद में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। यहाँ तक कि उनकी कुछ फिल्मों की शूटिंग के लिए उन्हें इंडिया के बाहर लंदन और ऑस्ट्रेलिया भी जाने की परमिशन दे दी गई। हालांकि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था, जो आज भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म सनम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर इसको आप में से किसी ने उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।